नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक 1857 लीडर्स एंड सप्रेशर्स। तो बात करेंगे कि 1857 से कौन कौन लीडर्स एसोसिएटेड थे, उसके साथ साथ उसके सप्रेसर्स कौन कौन थे जो ब्रिटिशर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली की बात करेंगे। तो अगर दिल्ली का देखते हैं तो उस समय जनरल बख्त खान थे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, साथ साथ विलिगली, हडसन और निकलसन, ये तीन सप्रेसर्स थे ब्रिटिशर्स की तरफ से जिन्होंने सप्रेस किया था मूवमेंट को। कानपुर को देखें तो नाना साहब के समय जो ब्रिटिशर्स जिन्होंने सप्रेस किया था, ये सर व्हीलर, कॉलिन कैम्पबेल, ओके। एंड आफ्टर दैट आते हैं हम लखनऊ में। तो फेमस लीडर बेगम हजरत महल हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। और सप्रेशन में अगर देखेंगे ब्रिटिशर्स, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, जेम्स आउटराउन एंड कैलिम कैम्पबेल, ठीक है, कॉलिन कैम्पबेल। अब बरेली की बात करेंगे, यहाँ खान बहादुर, इसमें कोई सप्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। एंड बिहार में आपका कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमद सैन को डंका शाह भी कहते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सप्रेसर ह्यूज रोज। बागपत की बात करेंगे शाह महल, अवध में आपका बिरजेस कादिर, बनारस में कर्नल जेम्स नील, ओके, बनारस की बात करेंगे तो कर्नल जेम्स नील सप्रेशर था। अब बात करते हैं, ये तो आपके हो गए 1857 के जितने लीडर्स थे। अब हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो जो हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे वो कैसे मतलब आगे गए, कितना हेल्प किए, तो हम बस इतना ही जानेंगे जितना हमारे प्री के लिए अभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एबोलिशन ऑफ सती की बात करेंगे। जैसे ही एबोलिशन ऑफ सती की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वो विलियम बेंटिक का आता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने इसको मतलब हराने में काफ़ी जो है हेल्प करी थी। रेगुलेशन ऑफ 1829 भी इसको कहते हैं। इनिशियली बंगाल में थी, उसके बाद मद्रास में हुआ था और फिर बॉम्बे, ये तीनों जगह इसको जो है एक्सटेंड किया गया। अब बात करेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड की। तो फीमेल जो इन्फेंटिसाइड था वो बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 और 1804 से एड्रेस किया गया। इसके लिए फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1817 को लाया गया। दूसरी बात, इनिशियली ओनली अवध, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट, जैसे कहते हैं ना शुरू में कहाँ पे ये रोका गया, तो सबसे पहले अवध था, फिर पंजाब, फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इन जगह पे यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए एक्ट को लागू किया गया। उसके बाद बात करते हैं विडो रिमैरिज। विडो रिमैरिज एक्ट में ये था कि हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट 1856 पास किया गया। और इसके जो पास करने के जो मेन रीज़न था, उसमें सबसे ज़्यादा काम किया इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट किया था और लॉर्ड कैनिंग ने पास किया। तो क्वेश्चन दो ही तरह से आपसे बन जाएगा। यहाँ पूछ लेगा कि हु ड्राफ्टेड, अगर ड्राफ्टेड आता है तो हमारा आंसर रहेगा लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछ लेता है हु पास्ड, देन कैनिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की। तो चाइल्ड मैरिज से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यूपीएससी में भी पूछता है, पीसीएस में भी पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ था। फिर सिविल मैरिज एक्ट 1872, वही एक ही बात है, दोनों को एक ही कह सकते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट, ओनली फॉर क्रिश्चियंस है ये। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट आया, ये सब चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, वो 1891 में आया। और इसके लाने के पीछे जो मेन जो पर्सन थे वो BM मालाबारी थे, ठीक है। और 10 से 12 साल के लिए एज जो है इसे डिफ्रेंशिएट किया गया था। शारदा एक्ट भी आया जिसको हरबिलास शारदा ने पास करवाया था। 1930 ऑल्सो कॉल्ड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। इसमें जो एज फिक्स की थी 18 फॉर बॉयज़ और 14 फॉर गर्ल्स। तो ये एज एकदम फिक्स कर दी गई थी कि इतने में ही लोग को शादी का जो है मतलब एज रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करेंगे फीमेल एजुकेशन पे। तो फीमेल एजुकेशन के लिए वुड्स डिस्पैच ने मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसको एजुकेशन के पर्पज से, तो 1854 में आया था। रेगुलेशन फॉर रिलीजियस कन्वर्ट्स, मतलब जो रिलीजियस कन्वर्जन होता था उसके लिए भी लेक्स लोकाई एक्ट आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये हम कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट भी कहते हैं। ये रिलीजियस कन्वर्ट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जैसे क्या होता था कि उनको कहते थे कि आप ये इस धर्म के बन जाइए तो आपको जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है आपकी वो इनहेरिट करने देंगे। तो इस वजह से बहुत लोग जो है अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में आ रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी तो मिल जाए, तो इसके लिए रोका गया, ठीक है। ये जो लेक्स लोकाई एक्ट है, एक रेगुलेशन फॉर रिलीजियस कन्वर्ट के लिए था। नोट, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 1843 में हुई, लेकिन रिकमेंड की थी चार्टर एक्ट 1833 ने। अब बात करते हैं वेरियस ऑर्गेनाइजेशन की आपके, ठीक है। तो जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने कैसे कैसे काम किया, तो सबसे पहले बात करेंगे कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की। तो ये 1819 में आया और फाउंडर थे इसके बाप
बाप्टिस्ट मिशन सोसाइटी, ठीक है, कलकत्ता का जो बाप्टिस्ट मिशन सोसाइटी था वो इसका फाउंडर थे। 1849 में आया। इसको ओरिजिनली सेकुलर नेटिव फीमेल स्कूल भी कहा जाता था और हिंदू फीमेल स्कूल भी कहा जाता था। इसके लीडर थे JD बिथून। ये कलकत्ता में था। 1849 में ये कॉलेज खुला था। ओल्डेस्ट वुमेन कॉलेज इन एशिया, ये भी कह सकते हो आप इसको। और इसके जो एलुमनाई थे वो चौधरानी, शल्ला देवी चौधरानी और बीना दास, कल्पना दत्ता, प्रतिलता वुडेदार और कादम्बिनी कांगले से इंपॉर्टेंट लोग इसके जो थे एलुमनाई थे। अब बात करते हैं सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म्स 1878। इसमें वीर सालिंगम पंटुलू, इनको जो है प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न आंध्रा भी कहा जाता है। वीर सालिंगम पंटालू को अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न आंध्रा, तो वीर सालिंगम पंटुलू। अब इसने क्या क्या किया सोसाइटी फॉर रिलीजियस रिफॉर्म 1878। सबसे पहले तो इसने सपोर्ट किया था विडो रिमैरिज को मद्रास में। इन्होंने फाउंड किया मद्रास हिंदू एसोसिएशन। और 1892 में इन्होंने जो है सोशल प्योरिटी मूवमेंट चलाया, प्लस अगेंस्ट देवदासी सिस्टम जो होता था ना, देवदासी सिस्टम मंदिर में जो देवदासी होती थी उनके लिए, ऑपरेशन ऑफ विडोज जो होता था उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो ये सारे काम इन्होंने किए सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म्स 1878। अब बात करते हैं इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी 1968 में। इनका मेन रोल था DK कार्वे का इसको सेटअप करने में, और ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। आप पूछ सकते हैं कि कौन सी थी, तो ये इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 1960 इसको लेडी हार्डिंग बनाया था। ये वाइफ थी लॉर्ड हार्डिंग की, ठीक है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 मार्गरेट कर्जन ने डब किया था। और 4th प्रेसिडेंट इसके सरोजिनी नायडू थी 1930। 11th प्रेसिडेंट इसके अमृत कौर थे 1938 के। फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर पूछता है तो ये महारानी चिन्नाबाई गायकवाड़, फर्गुसन कॉलेज जो है ना पुणे में, यही मेन एम जो था इस जो ये बनना था वुमेन कॉन्फ्रेंस। एजुकेशनल रिफॉर्म्स करना था ब्रिटिश को। एजुकेशनल का जो रिफॉर्म्स राइट है उन सारी चीज़ों को देखना। इसका जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया वुमेन एजुकेशन फंड। और इनकी डिमांड क्या क्या थी? इनकी डिमांड यही थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि इक्वल राइट्स दे दो, एडल्ट सफरेज दे दो, फाइट इलेक्शन, नो सेपरेट इलेक्टोरल, ये सारी चीज़ें थी। और इनका हैंड भी था पासिंग ऑफ सादा एक्ट 1929। अब भारत हिस्ट्री महामंडल की बात करेंगे 1910 में। ये सल्ला देवी चौधरानी ने इस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सेटअप बाय वुमेन। और ग्रेट सर्कल ऑफ इंडियन वुमेन भी जो है इसको आप मतलब कह सकते हो एक तरीके से। अब बात करेंगे भारत महिला परिषद 1904। ये रमाबाई रनाडे जो है इसने फाउंड किया था इन्होंने। और ये विंग भी था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का एक विंग था, रनाडे वाली विंग, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों नाम से हम इसको बुला सकते हैं। अब बात करते हैं आपका जो है वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917। इसमें एनी बेसेंट, मार्गरेट कर्जन, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी और सरोजिनी नायडू, ये सारे लीडर्स थे इसके। फॉर्मेशन में अगर आए तो पूछ सकते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? डॉटर्स ऑफ इंडिया थी, एक्टिव पार्ट पॉलिटिक्स लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्ट लिया था, वुमेन फ्रेंचाइज थे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात हुई थी, फर्स्ट ऑल एशिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की बात हुई थी, जनरल स्त्री धर्मा अगर पूछते हैं कहाँ से तो वुमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 से रिलेटेड था ये जनरल, ठीक है। आर महिला समाज की बात करेंगे। अगर आर महिला समाज की बात करते हैं तो इधर पंडित रमाबाई सरस्वती फाउंडर, ठीक है। रमाबाई रनाडे ऑल्सो ओपन ब्रांच, इनकी ब्रांच थी बॉम्बे में, एंड रिप्रेजेंटेटिव टू इंग्लिश एजुकेशन कंपनी लेडी डफरिन कॉलेज, ओके। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन 1925, मेहराबाई टाटा, ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। डिकेन एजुकेशन सोसाइटी 1884, इसमें कौन कौन थे? तिलक थे, चिपलंकर थे, अगरकर थे, महादेव और आपके नाम जोशी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और गोखले और कार्वे इसके मेंबर थे। जब गोखले इसको लेफ्ट कर दिए थे क्योंकि इनको कुछ अपना बनाना था अलग, तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी लेफ्ट कर दी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाते हैं बाद में, ये आगे चल के देखते हैं अभी। तो ये देखिए आ गया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाई थी, इसलिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था इन्होंने। तो जिसमें थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, नतेश अप्पाजी द्रविड़ और अनंत पटवर्धन। तो इसका ऐसे याद रखते, गोखले, अप्पाजी, अनंत, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए कौन कौन थे इसमें। पब्लिकेशन इनका क्या था? अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तो हितवादा, ठीक है, 1911 में। तो और ये रिनेम्ड एलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इतना नहीं था ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड एम एंड ट्रेन पीपल फॉर सर्विस ऑफ इंडिया के लिए ट्रेन करना था ना, से इसका नाम भी वही तरह है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। फेमाइन रिलीफ की बात करते हैं, ट्राइबल की बात करते हैं,
गोखले ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ी थी, जो भी हमने बताया था, उसको छोड़ के यही बनाई थी, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब बात करेंगे प्रार्थना समाज की। प्रार्थना समाज आपका 1867 में आता है। इसमें आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने बनाया था केशव चंद्र सेन के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो प्रिकर्सर रहे थे वो परमहंस मंडली के थे, मेहतारी, दुर्गाराम, दंडोबा पांडुरम, ये सब लोग क्लोज थे मानव धर्म सभा के। और इन लोग मानते थे कि एक गॉड है, एक रैशनैलिटी की मान करते थे। ये इस सारी चीज़ों पे ये था आपका प्रार्थना समाज। इसकी पॉपुलैरिटी कब हुई? जब रनाडे डे इसको ज्वाइन किया, महादेव गोविंद रनाडे ने इसको ज्वाइन किया, तो पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ये भक्ति कल्ट से बहुत अटैच था महाराष्ट्र के। इसके मेंबर थे भंडारकर, एनजी चंदारकर। ये सोशल रिफॉर्म से ज़्यादा मतलब रखता था एज़ कम्पेयर टू रिलीजन, सोशल रिफॉर्म ज़्यादा। कार्वे रनाडे विडो रीमैरिज एसोसिएशन प्लस विडो होम एसोसिएशन। तो कार्वे और रनाडे मिलकर जो क्या बनाए थे, एक विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाए थे और विडो होम एसोसिएशन बनाए थे, ठीक है। तो ये जो आपका प्रार्थना समाज जो है इन दोनों से मिलकर था, कार्वे प्लस रनाडे का। बात करते हैं आपका सोशल सर्विस लीग। ये 1911 में आया था और नारायण मल्हार जोशी जो है मेन थे इसमें। और इनका मेन एम था सोशल सर्विस लीग का कि सिक्योर करो बेटर कंडीशन फॉर वर्क एंड लाइफ, मतलब बैलेंस होना चाहिए वर्क और लाइफ में। ऐसा ना हो कि वर्कर का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा हो। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वॉलंटियर्स और रिलीफ वर्कर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसमें, ठीक है। इतना याद रखना है बहुत अपीयरेंस के लिए। ब्रह्मो समाज 1828, राजा राम मोहन रॉय इनका। अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले याद रखना है पॉलीथिज्म था, आइडल वर्शिप थी, अवतार था और कास्ट, ये सारी चीज़ों में जो है डिस्कार्ड करते थे, बिलीव नहीं करते थे। नो डिफरेंट स्टैंड ऑफ ऑन कर्मा में इनका कोई डेफिनेट स्टैंड नहीं था। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, मतलब इसमें कोई डेफिनेट स्टैंड इनका नहीं था। और राजा राम मोहन राय कभी भी नेवर क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ वेदा एंड कंसिडर देम इनफेलिएबल, मतलब उन्होंने कभी भी इसकी जो वेदास थे उसकी अथॉरिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं किया और कहा कि वो इनफेलिएबल है, ठीक है, कभी भी वो गलत नहीं हो सकते। तो वेदा समाज की बात करेंगे, 1864 में आया। वी राजगोपालाचार्य इसके प्रेसिडेंट थे और सुब्रयल्लू चट्टी जो थे उसके सेक्रेटरी थे। तो वेदा समाज 1864। अब इसमें कुछ पॉइंट चार देख लेते हैं। ये केसी सेन के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। ये रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे, प्योर थीज में की। इन्होंने भी कास्ट, जैसे ऊपर कास्टिज्म को हटाया, डिस्कार्ड किया आर ने, वैसे वेदा समाज में भी कास्टिज्म को हटाया गया। सुपरस्टिशन बिलीव नहीं करते थे और सब सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज एक्ट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1869 रिवाइड बाई, इसको फिर से जैसे इग्नाइजेशन थोड़ा पुराना हो गया तो फिर से रिवाइव किया गया इसको, चेम्बेत्ती श्रीधरू नायडू, इन्होंने इसको फिर से जान फूकी इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे देव समाज की। ये 1887 में आया और शिव नारायण अग्निहोत्री जो है एक तरह से इसके जो है वो थे, फाउंडर थे। और इनका भी क्या करना था, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इटर्निटी ऑफ सोल में बिलीव करते थे, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु की बात करते थे। टीचिंग कंपाइंड इन बुक कॉल देव शास्त्र। अगर पूछेंगे इनकी टीचिंग कौन से बुक में है देव समाज की, तो देव शास्त्र में है। अब बात करेंगे धर्म सभा की। तो आपका धर्म सभा 1830 में आया था। राधाकांत देव जो कौन थे, इसके फाउंडर थे। ऑर्थोडॉक्सी थे, मतलब थोड़ा सा ये ऑर्थोडॉक्स अपोज करते थे अबॉलिशन ऑफ सती, जिसको हटाया था विलियम बेंटिक ने, इसका अपोज करते थे, नहीं मत हटाओ। थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी थे धर्म सभा, मतलब ऑर्थोडॉक्स जानते हैं ना, थोड़ा रूढ़िवादी। नोट बट फेवर्ड वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स। ये ध्यान रखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस सकता है। लोग कुछ सोचेंगे धर्म सभा है वो तो ऑर्थोडॉक्सी एक थॉट के थे, तो वो क्यों फेवर करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन की, तो यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं, वो फेवर करते थे, ठीक है। अब भारत धर्म महामंडल 1902 की बात करेंगे। पंडित दीनदयाल शर्मा प्लस मदन मोहन मालवीय और गोखले, ये 3 लीडर थे, तो ध्यान रखिएगा। और एमलगेशन ऑफ सनातन धर्म प्लस धर्म महापरिषद प्लस धर्म महामंडली बंगाली, तीनों मिलकर भी भारत धर्म महामंडल बना था। इनका डिफेंस क्या था, हिंदुज़म, डिफेंस ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म था उसको वो डिफेंस करते थे। और अपोज बाय आर्य समाज इसको अपोज करता था। इसके फाउंडर्स कौन थे, मालवीय प्लस गोखले। अब बात करते हैं आपका राधा स्वामी मूवमेंट 1861। राधा स्वामी मूवमेंट शिव दयाल साहेब और तुलसीराम, इनका भी जो मूवमेंट जो बिलीव ये करते थे वन गॉड में, ये भी बिलीव करते थे, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु और सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे। इनका कोई फेथ नहीं था टेम्पल में, कहते टेम्पल जाओ ना जाओ, अपने अंदर ही भगवान है। तो और गुरु को सुप्रीम मानते थे बस, और वन गॉड एक गॉड में बिलीव करते थे। अब बात करेंगे आपको वकलिंगा संघा 1905 बाय गौड़ा और वकलिंगा कम्युनिटी, कर्नाटक के थे इन लोग। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ही है, ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से इसका फॉर्मेशन ही हुआ था एंटी ब्राह्मण। जस्टिस मूवमेंट, साउथ इंडिया लिबरेशन फेडरेशन भी इसको कहते हैं। इसके 3 लीडर इंपॉर्टेंट थे, मुडलियार, नायर और त्यागराजा, याद रखिए। CM मुडलियार, TM नायर और P त्यागराजा। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट ये भी था, ऐसे पूछ लेगा आपको ऑप्शन देगा एंटी ब्राह्मण मूवमेंट कौन सा था, तो वकलिंगा संघा था, जस्टिस मूवमेंट था। अपोज बाय गांधी
एनी पेसेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो इन्हें अपोज किया था इस मूवमेंट का, जस्टिस मूवमेंट का। अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करेंगे। पेरियार और ईवी रामास्वामी नायक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके से ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट ही कह सकते हैं आप। रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिज्म, संस्कृत लैंग्वेज, ये सब का रिजेक्शन करते थे इन लोग, क्योंकि ब्राह्मण और संस्कृत लैंग्वेज जो ब्राह्मणिज्म की पार्ट होती थी उस समय। सेंटर ऑफ मूवमेंट था तेलुगु लैंग्वेज में होता था ये। दस रिफ्ट विद द साउथ इंडियन, अदर साउथ इंडियन जो थे और भी जो लैंग्वेज थे साउथ इंडिया में, तो उससे इनका लिफ्ट था, क्योंकि इन लोग मेन तेलुगु लैंग्वेज में बात करते थे। तो कोडी अरासू जनरल स्टार्टेड बाय पेरियार इन 1900। तो तुमसे पूछ लेगा कोडी अरासू किसने स्टार्ट करी है, तो याद रखना पेरियार। तो आज तक हमारा, आज के लिए यही, यहाँ तक हम लोग का पूरा जो भी था वेरियस ऑर्गेनाइजेशन और 1957 लीडर्स और उसके सब प्रेशर हमने देख लिया। अब कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।